भाग 11। सुधा आहना के कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट तकिए में अपना मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। वो रोना नहीं चाहती थी। वो तो हमेशा आहना को उसकी विदाई वाले दिन की बात करके चिढ़ाया करती थी, पर आज जब ये दिन आया तो सब कुछ उलट पुलट हो गया। जो सुधा हमेशा उसे चिढ़ाती थी, आज उसके जाने पर इस कदर फूट फूट कर रो रही थी। खुद को संभालना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। पर तभी एकाएक उसके जहन में कुछ आया और वो तुरंत उठ गई। उसने अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाकर खुद से कहा, तेरी शादी हो गई, इसका मतलब ये नहीं तुझ पर मेरा हक नहीं है। माना अभी तुझे कॉल करना गलत है, पर मैं करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ, और तू भी जानती है मैं जो चाहती हूँ करके रहती हूँ। और ये सोच वो पल भर में आहना को कॉल लगा देती है। कार में आगे की सीट पर युवराज और ड्राइवर बैठे थे। पीछे वाली सीट पर आहना और ऋत्विक। यूं तो दुल्हन रोते हुए जाती है, पर शायद आहना ने खुद को किसी तरह संभाल लिया था। वो खामोशी से बस उन खूबसूरत यादों को याद कर रही थी जो उसने अपने परिवार वालों के साथ बिताई थी, सुधा के साथ बिताई थी। कार में इस वक्त बेहद शांति पसरी थी, पर अचानक आहना का फोन बजने से इस शांति में खलल पड़ गया और आहना की तंद्रा टूटी। आहना ने फोन देखा तो वहाँ सुधा का नाम फ्लैश हो रहा था। उसका नाम पढ़ते ही आहना का दिल भारी होने लगा और उसने तुरंत फोन का शट बटन दबा दिया और फोन बजना बंद हो गया। जिसके बाद आहना ने एक राहत की सांस ली कि उसे अब कोई फोन नहीं आएगा, पर शायद सुधा मानने वाली नहीं थी। उसने दोबारा फोन किया। ये देख आहना ने फोन फिर बंद कर दिया। ऐसा ही ये सिलसिला 2-3 बार चला। अब इस बार आहना सीधा फोन स्विच ऑफ ही करने जा रही थी कि ऋत्विक, जो काफी देर से उसे देख रहा था, बोला, उठा लीजिए, परेशान होंगी वो। ऋत्विक के कहने पर आहना ने फोन उठा ही लिया। दूसरी तरफ से सुधा ने भी एक ठंडी आह भरी। दोनों तरफ फोन पर खामोशी थी और फिर तभी सुधा ने प्यार से कहा, आहू। आहू ये वो लफ्ज था जिसे सुन आहना हकीकत से रूबरू हो गई कि अब उसकी विदाई हो गई है और वो किसी और के घर जा रही है। और इस बात का एहसास होते ही उससे रहा नहीं गया और उसने फोन ऋत्विक की तरफ कर दिया। पहले तो वो कुछ समझा नहीं, पर अगले ही पल फोन उसके हाथों से लेकर अपने कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो आहू, तू रो रही है? सुधा की आवाज सुन ऋत्विक ने सहजता भरे लफ्जों में कहा, हेलो सुधा। ऋत्विक की आवाज सुनते ही सुधा बोली, उसने आपको फोन दे दिया? तो ऋत्विक ने कहा, जी। इसके आगे सुधा का मन भी भारी हो चला था, पर वो खुद को संभाल बोली, जीजू क्या वो रो रही है? उसकी बात पर ऋत्विक ने आहना को देखा और फिर सुधा से कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। ऋत्विक के ये लफ्ज सुन सुधा के मन को कहीं न कहीं शांति मिल गई और उसने प्यार से कहा, जीजू आपसे एक बात कहूँ, मेरी आहू ना बहुत अलग है। जल्दी ही वो लोगों से घुलती मिलती नहीं है। उसने खुद को बस अपनी जिंदगी में कुछ लोगों से बांध रखा है जिनके सामने वो सब कुछ खुलकर कहती है, पर किसी और के सामने वो बिल्कुल खामोश हो जाती है। क्योंकि अब वो आपके घर जा रही है, सब कुछ उसके लिए नया है, सब लोग नए हैं, यहाँ तक कि आप भी नए हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि आप उसका ख्याल रखना। वो आपसे कुछ कहेगी नहीं, पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। सुधा की बातों में आहना के लिए बहुत फिक्र झलक रही थी। ये देख ऋत्विक ने उसे आश्वासन जताते हुए कहा, आप बेफिक्र रहिए। जी बाय। बोलकर सुधा ने फोन काट दिया तो ऋत्विक ने भी आहना को फोन वापस कर दिया। अब कार में कुछ अलग ही माहौल बनने लगा था। आहना, जिसने अभी तक खुद को रोका हुआ था, धीरे धीरे उसकी सिसकी की आवाज कार में गूंजने लगी। ऋत्विक के मन में सुधा की कई बातें गूंज रही थीं। आहना को रोते देख उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो करता भी तो क्या। अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और हल्का सा आहना के करीब होकर उसका सर धीरे से अपने कंधे पर रख उसके बालों में हाथ फेरने लगा। आहना, जिसने इस बात की कभी कल्पना भी नहीं की थी, ऋत्विक के यूं करीब जाने से उसका मन और भारी हो गया और वो उसके सीने से लग रोने लगी। मौके की नजाकत को समझते हुए ऋत्विक ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। आगे बैठे युवराज ने जब ये देखा तो हौले से मुस्कुरा उठा और मन में बोला, तुम्हारे एक फोन से आज ये जो थोड़े से करीब आए हैं, अनजाने में ही सही, पर कुछ बहुत अच्छा किया है तुमने। 2 घंटे बाद माहेश्वरी मेंशन।
तकरीबन 2 घंटे बाद वो लोग माहेश्वरी मेंशन पहुंचते हैं। बाकी घर वाले उनसे पहले ही पहुंच चुके थे। पूरा माहेश्वरी मेंशन रोशनी से नहाया हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। जैसे ही ऋत्विक की गाड़ी अंदर पार्किंग में आकर रुकी, आहना और ऋत्विक दोनों गाड़ी से उतरे। युवराज भी उनके पीछे पीछे आ गया और वो तीनों ही घर की चौखट पर आए, जहाँ से युवराज थोड़ा पीछे होकर खड़ा हो गया। रचना जी चौखट पर चावल से भरा कलश रखकर बोली, बहू से दाहिने पैर से धक्का देकर अंदर आ जाओ। जैसा उन्होंने कहा था, आहना वैसा ही करती है और अंदर आ जाती है। उसके बाद कंचन आलते से भरी थाल सामने रखती है और फिर मुस्कुराते हुए आहना से कहती है, आहू पहले आप इसमें अपने पैर रखो और फिर सफेद कपड़े पर अपने पैर रखो, ठीक है। कंचन के बताए जैसे ही आहना ने सबसे पहले थाल में अपने दोनों पैर रखे। फिर जैसे ही कपड़े पर पैर रखने जाती है, पैर लहंगे में अटकने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, पर वो गिरती कि उसके पहले ही ऋत्विक तुरंत उसे बचाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ जाता है और उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। अचानक ये होने से रचना जी परेशानी के भाव से कहती हैं, ठीक तो हो ना बेटा आप दोनों, चोट तो नहीं आई? तो आना इसके जवाब में सर नामे हिला देती है। वहीं कंचन कुछ देखकर कहती है, अरे वाह, क्या हुआ भाभी साहब? आहू भाभी साहब गिरते गिरते बची हैं और आप वाह बोल रही हैं, हाउ रूड। कंचन काव्या की इस बात पर उसके पास आकर बोली, पहले नीचे चादर पर तो देखो। कंचन के बोलते ही सबने एक नीचे कपड़े पर देखा तो वहाँ पर आहना के दाहिने पैर की छाप होती है और ऋत्विक के बाएं पैर की छाप, जिसे देख रचना जी मुस्कुराते हुए बोली, ये तो बहुत शगुन की बात है, दोनों के कदम एक साथ घर में पड़े। उसके बाद रचना जी ने कुछ देर सबको आराम करने के लिए कहा। आहना को भी अभी काव्या के कमरे में ठहराया गया था। शाम के समय रचना जी ने आगे की रस्म के लिए सबको कुछ देर में आने को कहा। आहना जो कि काव्या के कमरे में थी, नहाकर तैयार हो रही थी। रचना जी ने उसे शाम को रस्म में पहनने के लिए एक बनारसी साड़ी दी थी। तैयार होने में काव्या भी उसकी मदद कर रही थी। काव्या से बातचीत करते समय आहना को पता चला कि काव्या भी बिल्कुल पल्लवी जैसी थी, खुश मिजाज और शरारती। कुछ देर बाद सभी लोग हॉल में जमा हुए। रचना जी ने आहना के हाथों से कुल देवता की पूजा करवाई और बाकी कुछ यहाँ वहाँ की रस्में। इन रस्मों को करते करते लगभग रात हो गई। विक्रम जी, वरुण और युवराज किसी बात को डिस्कस कर रहे थे तो वहीं रचना जी ने ऋत्विक आहना को देखकर कहा, आज के लिए इतनी ही रस्में होंगी, अभी कुछ रस्में बची हैं पर वो कल की जाएंगी। अब आज की आखिरी रस्म है जिससे आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में एक नया कदम रखेंगे। जैसे ही वो ये बोलकर शांत हुई, उसके तुरंत बाद बिना कुछ बोले ऋत्विक ने एक झटके से आहना को अपनी बाहों में उठा लिया, जिसे देख सबकी आंखें एकदम बड़ी सी हो गई थीं, पर ऋत्विक एकदम बिना भाव के खड़ा था। आहना को अचानक ऋत्विक का यूं से बाहों में उठा लेना असहज कर रहा था, पर वो कहती भी तो क्या, इसलिए बस ऋत्विक के भावहीन चेहरे को देखने लगी। वहीं काव्या टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, अरे वाह भाई साहब, आपको तो सारी रस्में पता है, जाइए ले जाइए भाभी साहब को कमरे में। उसके ऐसा बोलते ही रचना जी उसे बड़ी बड़ी आंखें कर देखने लगी तो वो चुप हो गई और फिर रचना जी आहना को देखकर बोली, बहू हमारे घर में ये रस्म है कि नववधु कमरे तक खुद चलकर नहीं जाती, इसलिए आपको रिकी ने यूं उठाया है। और फिर ऋत्विक से बोली, जाइए ऋत्विक। उनकी बात सुन ऋत्विक जाने को होता है कि कंचन अपनी हथेली आगे करके बोली, अरे हमारे हाथों में कुछ रख देते तो अच्छा होता, वैसे भी इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे हम। ये सुन ऋत्विक ने आंखों ही आंखों में रचना जी को देखते हुए रिक्वेस्ट किया तो रचना जी ने अपने पर्स में से एक लिफाफा निकालकर काव्या के हाथों में रख दिया और एक कंचन को दे दिया। उसके बाद सभी एक तरफ हो गए तो ऋत्विक सीधा आहना को लेकर अपने कमरे में चला गया। उनके जाते ही सभी जोर से हंस पड़े, जिसे देख रचना जी ने उन सभी को घूर कर देखा तो वो सीधा अपने अपने कमरों में चले गए। घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। सब जगह लाइट ऑफ हो गई थी, पर काव्या के रूम से रोशनी अभी भी आ रही थी। तभी युवराज जो कि अपने कमरे की तरफ ही जा रहा था, काव्या के कमरे की जलती रोशनी देख तुरंत दरवाजे पर आया। उसने देखा तो पाया दरवाजा खुला है, पर फिर भी उसने दरवाजे पर दस्तक दी। जब कोई जवाब नहीं आया तो उसने दरवाजे को धीरे से खोला और जब अंदर आया तो देखा
काव्या यूं ही बैठे अपने फोन में कुछ देखकर मुस्कुरा रही थी। काव्या को यूं देख युवराज बोला, काव्या इतनी रात को आप जाग क्यों रही हैं? रचना आंटी ने सोने के लिए कहा था ना? अचानक युवराज की आवाज सुन काव्या की तंद्रा टूटी, पर उसने कोई हैरानी के भाव नहीं दिखाए और बेहद प्यार से कहा, हाँ बस सो गई, गुड नाइट। और ये कहकर उसने अपने फोन को बंद कर टेबल पर रख दिया और बिस्तर पर लेट गई। ये देख युवराज ने मुस्कुराकर हौले से उसके कमरे का दरवाजा बंद किया और वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। ऋत्विक का कमरा। अपने कमरे में पहुंचकर ऋत्विक ने आहना को आहिस्ता से उतार दिया। दोनों के बीच न जाने कैसी ऑकवर्डनेस थी कि दोनों कुछ कह ही नहीं पा रहे थे। आहना खामोशी से एक तरफ खड़ी हो गई तो वहीं ऋत्विक एक तरफ हो गया। कभी आहना ऋत्विक को देखती तो कभी ऋत्विक आहना को। तभी एकाएक ऋत्विक अपने मन में बोला, क्या कर रहे हैं आप ऋत्विक? ये सब कुछ उनके लिए नया है, ये कमरा, ये परिवार, ये घर। हम खुद भी अगर हम इस तरीके से करेंगे तो वो कैसे नॉर्मल होंगी? अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। और ये कहते हुए ऋत्विक अपने दिमाग में कुछ सोचने लगा, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आहना से बात कहाँ से शुरू करे। तभी उसकी नजर आहना के कपड़ों पर गई और अगले ही पल वो आहिस्ता से बोला, आहना आप कपड़े बदल लीजिए, अनकंफर्टेबल हो रहा होगा ना साड़ी में। ऋत्विक के सवाल पर आहना उसकी तरफ देखने लगी, फिर मासूम चेहरा बनाकर बोली, वो हमारा सूटकेस तो नीचे है, हमारे पास कपड़े नहीं है। उसकी इतनी मासूमियत भरी आवाज सुनकर ऋत्विक खामोशी से मन में कुछ सोचने लगा। फिर अगले ही पल उसने अलमारी के पास जाकर अलमारी खोल उसमें कुछ देखा। फिर सबसे नीचे वाली रैक में से एक टी शर्ट और एक पजामा निकाला जो कि उसे कुछ छोटे होते थे, और फिर उन्हें आहना की तरफ बढ़ाकर बोला, हमारे पास अभी आपको देने के लिए इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप इनमें कंफर्टेबल हैं तो प्लीज चेंज। उन कपड़ों को एक नजर देख आहना उन्हें तुरंत ले लेती है, पर अभी भी उसके चेहरे पर कुछ परेशानी के भाव थे, जिन्हें देख ऋत्विक ने कहा, क्या हुआ, कुछ और प्रॉब्लम है? ऋत्विक की बात सुन आहना ने पलकें झुका लीं और धीरे से कहा, वो वॉशरूम कहाँ है? आहना की ये बात सुन मन ही मन ऋत्विक को अपने आप पर गुस्सा बहुत आया कि इतनी जरूरी बात बोलना वो भूल कैसे गया। फिर अगले पल एक तरफ होते हुए बोला, यू कैन गो, वॉशरूम की तरफ इशारा करके। उसके बाद आहना बिना कुछ कहे बस अंदर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसके जाते ही ऋत्विक बिस्तर पर एक तरफ बैठ गया और अपने दोनों हाथ अपने बालों में फेर कहा, ये सब कुछ इतना ज्यादा ऑकवर्ड क्यों हो रहा है? ऐसा थोड़ी है कि हम पहली बार आहना से मिल रहे हैं। और फिर वो खुद को शांत करते हुए अलमारी से दूसरी टी शर्ट निकालता है और कमरे में ही चेंज कर लेता है। कुछ देर बाद आहना वॉशरूम से बाहर आई। वो एक नजर ऋत्विक को देखती है तो ऋत्विक भी उसे देखता है। उसके कपड़े आहना को थोड़े बड़े थे पर काम चलाने के लिए काफी थे। आहना के हाथों में उसकी पहनी हुई साड़ी थी जिसे उसने अच्छे से फोल्ड किया था। आहना कमरे में आगे बढ़ी और सोफे पर एक तरफ साड़ी को रख एक साइड खड़ी हो गई। उसे यूं एक तरफ खड़ा देख ऋत्विक बिस्तर पर बैठने का इशारा करते हुए बोला, मेक योरसेल्फ फील कंफर्टेबल आहना, आप बैठ जाइए, ऋत्विक ने कहा। तो आहना दबे कदमों से बिस्तर पर एक तरफ जाकर बैठ गई। वो ऋत्विक को देखती है जो खुद भी परेशान दिखाई पड़ रहा था। उसे देख वो मन ही मन बोली, ये सब कुछ कितना ज्यादा ऑकवर्ड है, मैं इनसे कैसे कहूँ कि मुझे। वो खुद में बोल ही रही थी कि ऋत्विक उसकी तरफ देखने लगा। इस बार उसकी नजर में कुछ अलग था, जिसे देख आहना ने जो कहा उसे सुन ऋत्विक मन ही मन बोला, ऐसे कैसे चलेगा ऋत्विक, आप खुद ही सिचुएशन को और ज्यादा ऑकवर्ड बना रहे हैं। अरेंज मैरिज में दो लोगों के बीच एक अलग सी ऑकवर्डनेस पैदा हो जाती है जिससे सब कुछ काफी मुश्किल हो जाता है। आखिर कैसे इसको परे रख अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे ऋत्विक और आहना? आगे जानने के लिए सुनते रहिए एक विवाह ऐसा भी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 12। आहना ने बहुत ही सहजता पर बेचैनी भरे भाव से कहा था, ऋत्विक जी पानी मिलेगा? आहना के मुंह से ये सुन ऋत्विक मन ही मन बोला, ऐसे कैसे चलेगा ऋत्विक, आप खुद ही सिचुएशन को और ज्यादा ऑकवर्ड बना रहे हैं, कम से कम बेसिक नेसेसिटी तो पूछ लेते। पर आहना को देखकर मुस्कुराकर बोला, जी आप बैठे, हम लेकर आते हैं। इतना बोल ऋत्विक वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो एक जग में पानी और एक कांच का ग्लास हाथ में लिए कमरे में आया तो देखा आहना वहां नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, बालकनी का दरवाजा खुला था।
इसलिए उसने ग्लास में पानी डाला और अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा दिए। बालकनी में ऋत्विक जैसे ही बालकनी में आया, उसकी नजर आहना पर गई, जो कि सुकून से आसमान में चमकते चांद को देख रही थी। ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी। तभी ऋत्विक ने पानी का गिलास हौले से उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, पानी। अचानक ऋत्विक को वहां देख आहना चौंक सी गई। उसे चौंकते देख ऋत्विक ने सहजता से कहा, रिलैक्स, हमें पानी लाए हैं। जी, आहना ने सिर्फ इतना कहा और पानी का ग्लास ऋत्विक के हाथों से ले लिया। ऋत्विक भी उसके साइड में खड़ा हो गया। आहना ने पानी पिया और ग्लास हाथ में पकड़े रखा। एकाएक ऋत्विक उसे देख बोला, आपको नींद तो नहीं आ रही ना? अभी तो फिलहाल नहीं। आहना ने उसकी तरफ देखकर कहा, फिर अंदर चलकर कुछ बात करें? ऋत्विक अपने मन की बात रखते हुए बोला तो आहना ने हामी भर दी और वो दोनों बालकनी से कमरे में आ गए। आहना जाकर बिस्तर पर एक तरफ बैठ गई तो वहीं ऋत्विक ने पहले बालकनी का दरवाजा बंद किया और फिर दूसरी तरफ आकर आहना के सामने बैठ गया। वो दोनों खामोश थे। तभी खामोशी को तोड़ते हुए आहना बोली, आप अपने बारे में कुछ बताइए फिर। हमारे बारे में? हमारा नाम ऋत्विक माहेश्वरी है। हम पेशे से लॉयर हैं। ज्यादातर हमारा वक्त कोर्ट में ही बीतता है, बस। ऋत्विक इतना बोल खामोश हो गया तो आहना एक मुस्कुराहट लिए बोली, ये सब तो हम पहले से जानते हैं, कुछ नया बताइए। कुछ नया क्या बताएं? बताया था ना, जब से जिंदगी के पन्ने अलग तरह से पलटे, बस तब से अपने आप को काम में झोंक लिया। यही सब करते रहते हैं। बात को बदलते हुए, आप हमारा छोड़िए, कुछ अपने बारे में बताइए, आप क्या करती थी? ऋत्विक आहना के बारे में जानने की चाह रखते हुए बोला। ऋत्विक की बात पर आहना कुछ सोचते हुए बोली, हमने बस अभी हाल ही में अपना कॉलेज खत्म किया था। सच कहें तो पढ़ाई लिखाई में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने चेहरे पर भावों को बदलकर, हमें तो कभी कभी समझ ही नहीं आता कि लोग इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ कैसे लेते हैं। हमें बस नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है, ज्यादा नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं, मजाकिया लहजे में। पर कभी गवाइएगा मत, पता नहीं क्या ही गा देंगे। और हाँ, हमें ना स्केचेस बनाना बहुत पसंद है। ऋत्विक के थोड़ा करीब जाकर वो बोली, और आपको एक राज की बात बताएं, हमें ना साइंस पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। पहले कभी सोचा था हमने कि हाँ डॉक्टर बनेंगे, पर जैसे जैसे बड़े हुए पढ़ाई सर के ऊपर से जाने लगी और हमारा ये सपना कहीं खो गया। आज पहली बार था कि आहना ऋत्विक से इतना खुलकर बात कर रही थी। ऋत्विक की निगाहें आहना के चेहरे पर ही थीं, जहां हर बदलती बात के साथ नए भाव उमड़ कर आ रहे थे। शायद इस बात का पता खुद ऋत्विक को भी नहीं था कि उसके चेहरे पर आहना की बातों को सुनते समय एक प्यारी सी मुस्कुराहट खिली हुई थी। जैसे ही आहना बोलकर शांत हुई, ऋत्विक ने प्यार से कहा, जैसा कि आपने बताया, हमारा किस्सा कुछ इससे अलग है। हमें ना किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, आप नॉवेल्स कह सकती हैं, पर हमें डिटेक्टिव जॉनर जैसा कुछ पढ़ना पसंद है। हो सकता है शायद बचपन से ही सबको घर में लॉ की बातें करते सुना है, इस वजह से ऐसा हो। पर जब भी हम बाबा साहब को देखते थे ना, काला कोट पहने तैयार होकर केस लड़ते समय जाते टाइम, माँ सा हमेशा पूजा की आरती दिखाकर उन्हें दही चीनी खिलाकर ही भेजती थी, और फिर शाम को बाबा सा हमेशा एक जीत भरी मुस्कान लेकर घर लौटते थे, जो हमें ये बता देती थी कि वो केस जीत कर आए हैं। बस तब से ही हमारा सपना लॉयर बनने का था, जो अब काफी हद तक पूरा हो चुका है, पर अभी और काम भी बाकी है। ऋत्विक ने भी अपने मन की बात कह सुनाई। उसकी बात पर आहना प्यार से बोली, आपको हमेशा मोटिवेशन सामने दिखती रही ना, शायद इस वजह से ऐसा हुआ हो। पर जितना हम अभी तक आपको जाने हैं, आप बहुत मेहनती हैं, और मेहनत का फल कभी न कभी तो अदा होता ही है। ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए। आहना की बात सुन ऋत्विक एक मुस्कान के साथ बोला, थैंक यू। वेल, आप अपने डॉक्टर बनने के ड्रीम को फिर से कंसिडर क्यों नहीं करती? अभी तो आपके पास मौका है। ऋत्विक की इस बात पर आहना मुंह बनाकर सरनामे हिलाते हुए बोली, एक ही बार इतनी मुश्किल से पीछा छूटा है किताबों से, आप हमें फिर से किताबों को हाथ में लेने के लिए कह रहे हैं। अगर हमें कुछ करना भी हुआ तो वो डॉक्टर नहीं होगा, हम कुछ अलग करेंगे। क्या पता नहीं, पर जब सोच लेंगे तब आपको बताएंगे। जरूर बताइएगा, हम जानना चाहेंगे। ऋत्विक बोलते समय देखता है कि आहना की पलकें भारी होने लगी थीं। ये देख वो उठा और प्यार से बोला,
बाकी बातें बाद में, अब आप भी सो जाइए, हम भी सो जाते हैं। वैसे भी कल का दिन भी थकावट भरा होने वाला है। जी। आहना सिर्फ इतना बोली और बिस्तर के एक तरफ लेट गई। दरअसल नींद तो आहना को बहुत पहले से आ रही थी, पर अंदर ही अंदर उसके मन में तूफान चल रहा था कि कौन कहाँ सोएगा, कैसे सोएंगे, क्या होगा। पर इस बात को ऋत्विक ने बहुत ही हल्का कर दिया। जैसे ही आहना एक तरफ लेटी, ऋत्विक दूसरी तरफ की अलमारी से एक चादर निकाल आहना को ओढ़ा देता है और फिर एक नजर सोफे की ओर देखता है, पर उधर ना जाकर बिस्तर पर ही दूसरी तरफ जाकर लेट गया। आहना ने मुंह दूसरी तरफ किया था तो ऋत्विक ने दूसरी। अपने मन में उठ रही बातों को शांत कर वो मन ही मन बोला, अब रिश्ते को निभाने का वादा किया है तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। वो खुद में उलझा था कि आहना उसकी तरफ घूमकर बोली, हम लाइट ऑफ कर सकते हैं क्या? उसकी इस बात पर ऋत्विक उसकी तरफ देखकर बोला, आहना। इस बात पर आहना प्यार से बोली, जिसे सुन ऋत्विक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो बोला, आहना ये आपका भी कमरा है तो हर छोटी बड़ी बात के लिए हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। फील फ्री, ओके? जी, ध्यान रखेंगे। वेल, गुड नाइट। आहना बहुत ही प्यारी मासूमियत भरी मुस्कुराहट के साथ बोली और दूसरी तरफ घूम गई। तो वहीं ऋत्विक, जो अभी भी उसी दिशा में देख रहा था, धीरे से अपना हाथ अपने बालों में फेर कर मुस्कुराते हुए बोला, दिस गर्ल इज क्रेजी मैन। और तभी आहना लाइट ऑफ कर देती है और वो अपनी पलकें बंद कर लेता है। अगली सुबह लगभग सुबह 6 बजे के आसपास आहना की नींद खुली। अपने चेहरे पर बिखरे बालों को समेटते हुए उसने अपने साइड में देखा तो पाया वहाँ ऋत्विक नहीं था। वो हौले से बिस्तर से उठी, अपनी चादर समेटी और तकिए के नीचे रख जैसे ही आगे बढ़ी, उसकी नजर उसके सूटकेस पर गई। अब उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था कि ये सब ऋत्विक ने किया है। उसने अपने सूटकेस को एक तरफ रख उसमें से आज पहनने वाले कपड़े निकाले और वॉशरूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर आई। ऋत्विक अभी भी कमरे में नहीं था। एक झलक कमरे को देख उसके होठों पर अनायास ये सोच, एक मुस्कुराहट आ गई कि अब वो इस कमरे का, इस परिवार का और सबसे खास ऋत्विक की जिंदगी का हिस्सा है। कल रात को जिस तरह से ऋत्विक ने सब कुछ संभाला था, एकाएक वो सोच आहना के गाल लाल हो गए। तभी उसकी नजर शीशे पर पड़ी और खुद को देख वो हैरान रह गई। गोल्डन कलर के बॉर्डर वाली लाल साड़ी उस पर बहुत जच रही थी, पर खुद से ध्यान हटाकर वो सबसे पहले बालकनी में गई। अपने बालों को पोंछा और वहीं टंगी रस्सी पर तौलिए को डाल अंदर आ गई। अंदर आकर उसने अपने सूटकेस में से अपना कुछ सामान लिया और ड्रेसिंग टेबल पर थोड़ी जगह बनाकर उन्हें वहां रख दिया। फिर अगले ही पल चेहरे और हाथों में क्रीम लगाने के बाद उसने अपनी आंखों में काजल लगाया, होठों पर लाइट रेड लिपस्टिक और मांग में लाल सिंदूर भरा। सिंदूर भरते ही उसकी खूबसूरती और ताजा हो गई। आखिर सिंदूर का रंग उसके चेहरे को दमका जो रहा था। तैयार होकर आहना कमरे से बाहर आई तो वहाँ पर उसे मंदिर में रचना जी दिखीं, जो पूजा की थाल सजा रही थीं। उन्हें देख वो नीचे आकर उनके पास खड़ी होकर बोली, गुड मॉर्निंग मासा। गुड मॉर्निंग बेटा, पर आप इतनी जल्दी क्यों उठ गईं? आराम से उठती, वैसे भी आज का दिन रस्मों में ही जाने वाला है। रचना जी थाल में फूल रखते हुए बोली, मासा वो नींद खुल गई थी बस, लाइए हम आपकी मदद कर देते हैं। आहना उनकी तरफ बढ़ते हुए बोली तो रचना जी आहना को एक तांबे का कलश देते हुए बोली, ये सब हम कर लेंगे, आप बाहर गार्डन एरिया में जाकर तुलसी के पेड़ पर ये जल अर्पण करके आ जाइए। रचना जी की बात सुन आहना कलश लेती हुई बोली, जी मासा, और बाहर की तरफ चली गई। बाहर गार्डन एरिया में आहना घर के बाहर आती है और जैसे ही गार्डन एरिया में जाती है तो देखती है सब कुछ बहुत ज्यादा खूबसूरत था। तभी उसकी नजर वहाँ कोने में लगे एक बड़े से तुलसी के पेड़ पर गई, जिसे देख वो अपने कदम उसोर कर लेती है। फिर धीरे से मंत्र पढ़ते हुए तुलसी में जल अर्पण करती है। इत्तेफाक से उसी समय ऋत्विक अपनी जॉगिंग से लौट कर आया था। जैसे ही उसकी नजर लाल साड़ी में सजी आहना पर गई, एक पल के लिए वो स्तब्ध रह गया। उसकी नजर उस पर से हटी ही नहीं। ये तो तब हटी जब आहना उसकी तरफ वापस आने लगी। उसे वहाँ देख आहना ने कहा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ऋत्विक ने कहा तो आहना बोली, वैसे थैंक यू, पर किस लिए? ऋत्विक ने तुरंत कहा, वो सबसे पहले हमें गाड़ी में संभालने के लिए, फिर कल गृह प्रवेश के समय संभालने के लिए, कल रात के लिए और आज सुबह सब कुछ हमारे लिए कंफर्टेबल करने के लिए। आहना हर बात याद दिलाते हुए बोली।
उसकी इस मासूम अदा पर ऋत्विक मुस्कुरा उठा और प्यार से बोला, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप पत्नी हो हमारी, फर्ज है हमारा। अच्छा हम जाकर फ्रेश होकर आते हैं। इतना बोल ऋत्विक वहां से अंदर चला गया, पर आहना को एक नए एहसास के साथ छोड़ गया। उसे बार बार ऋत्विक के कहे वो लफ्ज सुनाई दे रहे थे, आप पत्नी हो हमारी। तभी उसका ध्यान रचना जी की आवाज से टूटा और वो खुद के सर पर चपत लगाते हुए अंदर चली गई। अंदर मंदिर में आहना वापस मंदिर में आ गई और रचना जी की मदद करने लगी। पूजा करने के बाद वो सबको आरती देने जा ही रही थी कि घर वाले भी तैयार होकर नीचे आ गए। रचना जी सबको आरती देते हुए बोली, तो आज आप लोग सब कहीं नहीं जा रहे हैं? आना बेटा, हमारे घर का ये रिवाज है कि जो भी नई नवेली दुल्हन आती है उसे अगली सुबह मीठे में कुछ बनाना होता है, तो आपको भी कुछ बनाना पड़ेगा। वैसे आपको खाना बनाना आता है ना? इस बात पर आना प्यार से बोली, जी मासा आता तो है। ये सुन रचना जी कंचन की ओर देखते हुए बोली, ठीक है ऐसा करिए, आप कंचन को साथ ले जाइए। कंचन बेटा, आपको सिर्फ आहना को क्या सामान कहाँ है ये बताना है, उसकी मदद नहीं करनी, ठीक है? जी मासा, कंचन बोली और वो दोनों किचन में चली गईं। रचना जी वरुण को आरती देते हुए बोली, काव्या अभी तक नहीं उठी क्या? वरुण बेटे, आप जाकर उसे जगाइए। उसे कितनी बार कहा है कि रात को ज्यादा देर तक फोन न देखा करे, पर ये लड़की सुनती कहाँ है। आप शांत रहें मासा, हम उसे जगा कर आते हैं। ये बोल वरुण काव्या को जगाने ही वाला होता है कि सामने से काव्या, युवराज और ऋत्विक तीनों साथ में आ रहे थे। रचना जी उन तीनों को भी आरती देती हैं और फिर आरती की थाल मंदिर में रख सोफे पर एक जगह बैठ जाती हैं। बाकी सभी आसपास बैठ जाते हैं और बात करते हुए चाय का इंतजार करने लगते हैं। अंदर किचन में आहना और कंचन किचन में आ जाते हैं। आहना को खामोश देख कंचन प्यार से बोली, क्या हुआ आहू, किसी बात को लेकर परेशान है क्या आप? नहीं तो दीदी, बस हम सोच रहे थे कि मीठे में क्या बनाएं। आहना ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा। कंचन उसकी मदद तो नहीं कर सकती थी क्योंकि रचना जी ने सख्त मना किया था, इसलिए अपने दिमाग में कुछ सोचते हुए उसने एक तरफ गैस पर चाय का पतीला चढ़ाया और उसमें पानी डालते हुए आहना से बोली, आपको पता है आहू, रिकी को केसर वाली खीर बहुत पसंद है। जब वो छोटे थे ना, तब मासा हफ्ते में एक बार तो उसके लिए बनाती ही थी। इतना बोलकर कंचन पतीले में दूध, चीनी और चाय पत्ती डालने लगी। कंचन की बात सुन आहना का चेहरा चमक उठा। वो मन ही मन बोली, केसर वाली खीर तो हमें बनानी आती है, तय रहा, अब हम यही बनाएंगे। और ये सोच वो सामने लगे रैक से खीर बनाने के लिए सामान निकालने लगी। कुछ ही देर में वो तैयारी शुरू करती है। उसे इतने प्यार से काम करते देख कंचन मुस्कुरा उठी। अब तक उसकी चाय बन चुकी थी, इसलिए वो सभी के लिए कप में चाय छानती है और उन्हें ट्रे में रख बाहर ले जाते समय आहना को बोली, आप जब काम कर लेंगे तब चाय पी लीजिएगा, हम बाहर हैं, कुछ चाहिए हो तो आवाज लगा देना। लगभग 1.25 घंटे बाद कंचन सभी के लिए नाश्ता तैयार कर चुकी थी और किचन का छोटा मोटा काम देख रही थी। आहना की खीर भी बनकर तैयार थी। उसने कढ़ाई पर से ढक्कन हटाया और खीर को चलाते हुए उसमें ड्राई फ्रूट्स और केसर ऐड किया। ऐसा होते ही केसर की खुशबू हर जगह फैल गई। बाहर सभी लोग नाश्ते के समय डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। कंचन और आहना ने मिलकर सारा खाना टेबल पर लगाया और सबको सर्व किया। केसर की खीर देखते ही सभी के चेहरे खिल उठे, इसलिए सबसे पहले सभी ने उसी से शुरुआत की। ऋत्विक ने जैसे ही एक चम्मच खीर खाई, उसके चेहरे पर अलग ही भाव उतर आए, जिसे देखकर काव्या प्यार से बोली, भाई साहब कैसी लगी खीर? आखिर क्या जवाब होगा ऋत्विक का काव्या के इस सवाल पर? आगे जानने के लिए सुनते रहिए एक विवाह ऐसा भी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भागते रहा। बाहर सब लोग भी नाश्ते के समय डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। कंचन और आहना ने मिलकर सारा खाना टेबल पर लगाया और सबको सर्व किया। केसर की खीर देखते ही सभी के चेहरे खिल उठे, इसीलिए सबसे पहले सभी ने उसी से शुरुआत की। ऋत्विक ने जैसे ही एक चम्मच खीर खाई, उसके चेहरे पर अलग ही भाव उभर आए, जिसे देख काव्या प्यार से बोली, भाई साहब कैसी लगी खीर? काव्या के सवाल पर आहना के साथ बाकी सब भी ऋत्विक की तरफ देखने लगे, तो वहीं ऋत्विक एक चम्मच खीर खाते हुए प्यार से बोला, मासा ने बनाई है, हमेशा की तरह बहुत अच्छी है।
उसका ये जवाब सुन काव्या ने सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं भाई साहब, ये खीर तो भाभी सा ने बनाई है। ये सुन ऋत्विक का ध्यान कंचन की तरफ गया, जो देख काव्या ऋत्विक का हाथ पकड़ अपने हाथ से आहना की तरफ इशारा करके बोली, ये खीर छोटी भाभी सा ने बनाई है, अब बताइए कैसी लगी खीर। ऋत्विक ये बात सुन एक नजर आहना को देखता है तो आहना शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। ये देख ऋत्विक भी अपनी नजरें झुका लेता है और कहता है, बिल्कुल मासा के हाथों जैसा स्वाद है। और ये कहकर आगे वो बिना कुछ कहे खीर खाने लगता है। जहाँ ऋत्विक का ये जवाब सुन काव्या मुंह बना लेती है तो वहीं रचना जी, कंचन और आहना के लब मुस्कुरा उठते हैं। अब बाकी सब लोग भी बारी बारी से खीर खाते हैं और आहना को पहली रसोई का शगुन देते हैं। इसी के साथ पहली रसोई की रस्म खत्म हो जाती है। अंतिम और आखिरी रस्म, जो कि मुंह दिखाई की थी, वो शाम को होने वाली थी। शाम होने में अभी काफी समय बाकी था। इस वजह से काव्या के कहने पर सभी लोग घर का पुराना फोटो एल्बम देखने के लिए रेडी हो गए। पर ऋत्विक और युवराज को कुछ काम था तो वो तुरंत ही अपने काम के लिए चले गए। आहना, जो कि बस अभी अभी किचन से आई थी, ऊपर अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि उसे देख अचानक कंचन बोल पड़ी, आहू आप कहाँ जा रहे हो? चलो ना बैठकर फैमिली एल्बम देखते हैं। वैसे भी अभी आपको हमारे घर में बहुत से लोगों से मिलना है जो शादी में नहीं आ पाए। बहुत से लोगों से मिलवाना है? इसका मतलब हमारा परिवार और बड़ा है क्या? आहना आकर उसके पास बैठते हुए बोली, हाँ भाभी, बहुत सारे लोग हैं, मैं अभी एल्बम लेकर आती हूँ। काव्या बोलते हुए उठ गई और रचना जी के कमरे से एल्बम लाने चली गई। कुछ ही देर में काव्या एल्बम ले आई और उसे कंचन को देकर आहना की तरफ बैठ गई। आहना प्यार से एल्बम को देख रही थी, जिसके कवर पेज पर लिखा था माहेश्वरी परिवार। इसी के साथ कंचन एल्बम दिखाते हुए बोली, ये देख रही हो आहू, ये मासा और दादी सा है। अरुंधति दादी सा घर में सबसे बड़ी हैं। उनके 2 बेटे हैं, सबसे पहले सुभाष बाबा सा और फिर विक्रम बाबा सा। सुभाष बाबा सा और उनकी वाइफ यानी कि बड़ी मासा अब इस दुनिया में नहीं है। ये बताते हुए कंचन के साथ काव्या और रचना जी की भी आंखें नम हो गई थीं। माहौल को इमोशनल होते देख कंचन ने बात बदल दी और बोली, खैर आपको बताया हूँ, सुभाष बाबा सा के एक बेटे हैं, उत्कर्ष भाई सा। और फिर उनकी तस्वीर दिखाते हुए वो बोली, ये उनकी वाइफ अवंतिका दीदी है और ये हम सबकी जान, इनकी बेटी दिया। दिया की तस्वीर देख आहना मुस्कुरा उठी और कंचन आगे बोली, ये विक्रम बाबा सा, रचना मासा। और फिर आगे की तस्वीर दिखाते हुए, ये है वरुण जी, रिकी और काव्या और ये हम। पहले तो माहेश्वरी परिवार इतना ही था, पर अब आप आ गई हैं तो आपकी भी साथ में फैमिली फोटो होगी। काव्या और बाकी सबके साथ आहना भी बड़ी दिलचस्पी से एल्बम देख रही थी। तो वहीं कंचन आगे दिखाते हुए बोली, ये देखो, एक बार पता है क्या हुआ था? दादी सा ना दादा सा से नाराज हो गई थी, तो दादा सा उनका हाथ पकड़कर उन्हें मना रहे थे, तभी वरुण जी ने उनकी फोटो खींच ली थी। उस तस्वीर को देख रचना जी बोली, वो दिन भी क्या दिन थे, हम सब लोग राजस्थान में हमारी हवेली में रहा करते थे, पर अभी इनके काम की वजह से हमें शहर आना पड़ा। पर इस बार जाएंगे तो हम सबको लेकर ही आएंगे वहाँ से। उनकी इस बात पर मुस्कुराकर सब लोग आगे एल्बम देखने लगे। तो वहीं आहना सबके चेहरे पर आते जाते भावों को देख एक अलग सा अपनापन महसूस कर रही थी। तभी कंचन आगे पेज पलटती है तो वहाँ पर एक छोटे से क्यूट से बच्चे की फोटो थी जो चॉकलेट खा रही थी और उसके पूरे गाल और नाक सब जगह चॉकलेट लगी थी। ये देख विक्रम जी, जो अब तक खामोश थे, वो बोले, हमारी शैतान लाडली अभी इतनी छोटी है पर अभी से चॉकलेट बहुत खाती है। इस फोटो को देख अनायास ही आहना की आंखों के सामने उसकी बचपन की तस्वीर आ जाती है, क्योंकि वो भी बचपन से ही खूब चॉकलेट खाया करती थी। एकाएक आहना उस फोटो के ऊपर हाथ रखकर उसे छूते हुए अपने मन में बोली, दिया, आपसे मिलने के इंतजार में हैं हम। ऐसे ही बहुत देर तक बैठकर सब लोग फोटो देखते हैं और पुरानी यादें ताजा करते हैं। जैसे ही एल्बम खत्म होती है, रचना जी उठते हुए बोली, अच्छा चलो बस अब बहुत हुआ बेटा, आप सब जाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो और फिर तैयार हो जाना। शाम को मुंह दिखाई की रस्म है और रात को रिसेप्शन, तो टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है? उनकी बात मान सभी हामी भर देते हैं और अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। शाम का समय, मुंह दिखाई की रस्म के लिए सभी मर्दों को बाहर भेज दिया गया था। घर के हॉल में सारी औरतें इकट्ठा हुई थीं। वो सब एक जगह बैठी थीं। सामने एक सेज लगाया हुआ था।
रचना जी के कहने पर कंचन और काव्या दोनों आहना को लेने चले गए। सभी औरतों के बीच कुछ न कुछ खुसर फुसर जारी थी, जिसे नजरअंदाज कर रचना जी ने अपनी निगाहें दूसरी ओर कर लीं। तभी उनकी नजर आहना पर गई। उसको एक झलक देखते ही वो मुस्कुरा उठी। उन औरतों में से भी एक की नजर सामने गई तो वो तेज आवाज में बोली, अरे देखो देखो, बहू आ गई। उसकी आवाज सुन बाकी सभी की नजरें सामने पड़ती हैं। सामने से आहना अपना सर घूंघट में ढके दबे कदमों से चलती आ रही थी। कंचन और काव्या उसके साथ ही थे। उसे देख औरतों की खुसर पुसर एक बार फिर जारी हो गई। पहली औरत, लग तो अच्छी रही है। दूसरी, हाँ दिखने में भी अच्छी दिख रही है, और भला हो भी क्यों ना, माहेश्वरी परिवार की बहू जो है। कंचन और काव्या दोनों ने आहना को सेज पर बिठा दिया और इसी के साथ मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो गई। सबसे पहले रचना जी आगे बढ़ीं और आहना के पास जाकर उसका घूंघट उठाकर उसे एक नजर देखते हुए प्यार से उसकी गोद में एक हार का बॉक्स रख दिया। उसके कान में बोले, महादेव करे जल्दी आपका और ऋत्विक का बंधन गहरा हो जाए, इतना कि कभी दरार ना पड़े, सदा सुहागन रहो बहू। इतना बोल रचना जी आहना की बलाएं लेती हैं और अपनी जगह आकर बैठ जाती हैं। उनके बाद कंचन उठी और आहना का घूंघट उठाकर उसे एक नजर देखा और अपनी आंख से काजल का टीका लेकर आहना के कान के पीछे लगा दिया। फिर वो धीरे से उसकी तरफ झुककर प्यार से उसके कान में बोली, हमेशा खुश रहो और जल्दी से हमें छोटा रेकी या आहू दे दो। इतना कहकर कंचन उसकी गोद में सोने के कान के झुमके रख देती है। आहना कंचन की इस बात पर झेंप सी गई। ये सब उसके लिए नया था। ऐसे ही काव्या भी उसे देखती है और प्यारी सी बात उसके कान में कहती है। इसी तरफ एक एक कर वहाँ मौजूद सभी औरतें आहना को देख उसकी गोद में कुछ न कुछ रख उसके कान में कुछ बोलते हुए अपनी जगह पर बैठ जाती हैं। जब सब औरतें आहना की मुंह दिखाई कर लेती हैं, तो फिर कंचन उठकर आहना का घूंघट उठाकर उसके सर पर रख देती है। इस बार आहना का चेहरा बिल्कुल अलग लग रहा था। उसके दोनों गालों, होंठ और नाक पर एक अलग सी सुर्खी छाई हुई थी। सभी बखूबी समझ रहे थे कि वो शर्मा रही है। कुछ देर में रचना जी औरतों को नाश्ता करवाती हैं और कुछ फल देकर विदा कर देती हैं। इसी के साथ आहना की मुंह दिखाई की रस्म भी पूरी हो जाती है और रचना जी तुरंत ही सबको बिना देरी करे रात के रिसेप्शन के फंक्शन के लिए रेडी होने को बोल देती हैं और खुद भी चली जाती हैं। क्योंकि वेन्यू दूर था, इसलिए सबको जल्दी घर से निकलना पड़ेगा, इसलिए समय होकर भी समय नहीं था। ऋत्विक का कमरा। ऋत्विक अभी कमरे में नहीं था। आहना कमरे में आई तो अनायास ही उसके होठों पर मुस्कुराहट छा गई। वो किसी गाने की धुन गुनगुनाते हुए अपने सूटकेस में से फंक्शन में पहनने के लिए साड़ी निकालने लगती है कि तभी उसकी नजर चमचम की पुड़िया पड़ जाती है। आहना की डायरी। उसे देख आहना की आंखें चमक उठती हैं और फिर पता नहीं क्या सोच वो डायरी के पीछे टंगा हुआ पेन निकालती है और उसमें लिखना शुरू कर देती है। डियर चमचम की पुड़िया, आई एम वेरी सॉरी चमचम की पुड़िया। हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हो गई है ना, हो भी क्यों ना, जब से हमारी शादी हुई है तब से हमने आपसे अपने दिल की बात तो कही ही नहीं। पर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप खुद भी तो जानती हैं कि जब से शादी हुई है तब से हम आराम से फुर्सत में बैठे ही नहीं। कल रात को तो यहाँ घर आए, आज सुबह से रस्मों में, फिर दोपहर को एल्बम में और शाम को मुंह दिखाई की रस्म में उलझे रहे। अभी रात को भी हमें समय नहीं मिलता क्योंकि रिसेप्शन का फंक्शन है। पर अचानक आप हमें नजर आ गयी तो हमने सोचा अब ज्यादा देर करके इस गुस्ताखी को बढ़ाना बंद करते हैं। आपको पता है चमचम की पुड़िया, हमने आपसे कहा था ना कि हमें नहीं पता ऋत्विक जी कैसे हैं। हम अभी भी यही बात कहेंगे क्योंकि जितना हम अभी उन्हें जाने हैं वो बहुत ही कम है। पर हाँ, वो दिल के बहुत ज्यादा साफ और अच्छे हैं। उनकी आंखों में उनकी मासूमियत और साफ दिल नजर आता है। हम ये तो नहीं जानते कि हमारा रिश्ता कैसा है, कब आगे बढ़ेगा, इसका क्या होगा। पर हाँ, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत नया है और हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है। पहले हम हमेशा पल्लवी, माँ, पापा और सुधा इनके बीच रहा करते थे, पर यहाँ पर इतना बड़ा परिवार है और आज दोपहर में ही पता चला कि अभी तो और बड़ा परिवार राजस्थान में है। जहाँ थोड़ा डर लग रहा है वहाँ खुशी भी है। हमें इतने बड़े परिवार में रहने का मौका मिलेगा, इसके साथ साथ हम पर जिम्मेदारियां भी तो आएंगी। आपको क्या लगता है हम ये सब कर पाएंगे? चलिए छोड़िए,
आपको एक मजेदार बात बताएं, जैसी तस्वीर हमारे घर की फोटो एल्बम में रखी है ना, हमारी चॉकलेट से सनी हुई, बिल्कुल वैसी ही तस्वीर यहाँ पर भी हमें मिली दिया की। पता नहीं क्यों, पर उसे देख ऐसा लगा जैसे उससे हमारा कुछ तो रिश्ता है। और सच कहे तो हाँ, हमारा रिश्ता है भी, हम उसकी छोटी माँ हुए। खैर, वैसे तो चाची कहा जाता है, पर न जाने क्यों बहुत इंतजार है हमें दिया से मिलने का। पर अभी घर में जो कुछ भी चल रहा है ना, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इस बारे में ऋत्विक जी से जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि जितना हम उन्हें जानते हैं शायद वो हमारी बात समझ सकें। अच्छा मैडम, बहुत बातें हो गई आपसे, हमें तैयार भी होना है। आपको तो पता है ना हमें तैयार होने में कितना वक्त लगता है। वादा है हमारा, अगली बार ज्यादा देर नहीं करेंगे। अभी बाय बाय, लव यू चमचम की पुड़िया। अपनी डायरी में अपनी सारी मन की बातें लिख आहना डायरी को बंद कर वापस पीछे टांग देती है। वो हमेशा से ही डायरी लिखा करती थी। बचपन में जब से उसे डायरी लिखने के बारे में पता चला, वो तब से ऐसा कर रही थी। इस समय उसके पास बहुत सारी डायरियां हैं और अब तो वो सब डायरियों के नाम भी रखने लगी थी, जिसमें से एक है हमारी चमचम की पुड़िया। अपने मन के जज्बातों को लिख मन ही मन एक सुकून सा महसूस होता है। यही सुकून अब आहना को महसूस हो रहा था। पर अगले ही पल वो डायरी वापस अपने बैग में रख फंक्शन में पहनने के लिए साड़ी निकालती है और फटाफट रेडी होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। कुछ देर के बाद ऋत्विक अभी कुछ देर पहले ही युवराज के साथ बाहर से आया था। रचना जी ने उन दोनों को भी तुरंत तैयार होने के लिए बोल दिया, तो युवराज गेस्ट रूम की तरफ चला गया, वहीं ऋत्विक अपने कमरे की तरफ। अपने फोन में कुछ देखते हुए वो जैसे ही अपने कमरे में आया, सामने का नजारा देख उसकी आंखें फैल गईं और वो पीछे को पलट गया। अभी ऋत्विक ने कमरे में ऐसा क्या देखा जिससे वो हैरान रह गया? आगे जानने के लिए सुनते रहिए एक विवाह ऐसा भी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 14। अपने फोन में कुछ देखते हुए ऋत्विक जैसे ही अपने कमरे में आया, सामने का नजारा देख उसकी आंखें फैल गईं और वो पीछे को पलट गया। अचानक ऋत्विक के कमरे में आने से आहना भी असहज हो गई थी। दरअसल आहना काफी देर से अपनी साड़ी की प्लेटों को बनाने की कोशिश कर रही थी, पर क्योंकि साड़ी काफी हैवी बॉर्डर की थी, इसलिए नीचे से प्लेट्स बार बार बिगड़ रही थीं। पहले तो उसने सोचा क्यों न काव्या और कंचन में से किसी को मदद के लिए बुला ले, पर वो लोग भी अपने कमरे में तैयार होने गए थे, तो वो उन्हें कैसे बुला सकती थी? उसे कुछ समझ नहीं आया, तो वो खुद ही जैसे तैसे अपनी प्लेट बनाने की कोशिश करने लगी। ये तब का समय था जब ऋत्विक कमरे में आया। ऋत्विक जो इस समय पीछे पलटा हुआ था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। बंद आंखों से वो कमरे से बाहर जाते हुए धीरे से बोला, माफ कीजिएगा, मैं नॉक करके आना चाहिए था। और वो ये बोलकर जाने ही लगा कि आहना की बुझी हुई सी आवाज आई, रुक जाइए ऋत्विक जी। आहना की इतनी परेशानी और बुझी हुई आवाज सुनकर न जाने क्यों ऋत्विक घबरा गया। तुरंत ही अपनी आंखें खोल वो परेशानी भरे स्वर में बोला, क्या हुआ आहना, सब कुछ ठीक तो है? वो दरअसल आहना बोलते हुए झिझक रही थी। उसकी झिझक को समझते हुए ऋत्विक हौले से उसकी तरफ पलटने लगा। जैसे ही ऋत्विक ऐसा करता है, आहना के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं। वो इसके लिए तैयार नहीं थी, पर इसके बिल्कुल उलट ऋत्विक उसके सामने आंखें बंद करे खड़ा था। हालांकि आहना ने साड़ी पकड़ी हुई थी, पर ऋत्विक के इस भाव से उसके मन की सच्चाई साफ साफ झलक रही थी। आहना उसे ऐसे देखती है तो ऋत्विक मुस्कुराकर कहता है, हमारी आंखें बंद हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें पता नहीं चल रहा, आप हमें देख रही हैं। अब बिना समय जाया करे हमें गाइड कीजिए और प्लेट्स बना लीजिए। आहना, जो कि उसकी इस बात पर मुस्कुरा उठी थी, प्यार से बोली, ऋत्विक जी आप आंखें खोल सकते हैं। उसकी ये बात सुन ऋत्विक ने कहा, आप कंफर्टेबल? वो बोल ही रहा था कि आहना बोली, हम ठीक हैं और हमें आप पर भरोसा भी है, तो प्लीज आंखें खोल लीजिए। आहना की इस बात पर ऋत्विक अपनी आंखें खोल देता है और एक नजर आहना को देखता है तो वो मुस्कुरा देती है। अब ऋत्विक हौले से आहना के बिल्कुल बराबर आकर खड़ा हो जाता है और अपने घुटनों पर बैठ आहना की साड़ी के नीचे की बॉर्डर के पास अपना हाथ लगा देता है। ये देख एकाएक आहना पीछे होती हुई बोली, अरे पर आप ये क्यों कर रहे हैं, किसी को बुलवा देते। आहना बोल ही रही थी कि ऋत्विक ने कहा, क्यों हम नहीं कर सकते?
तो इस पर आहना सहजता भरे लफ्जों में बोली, नहीं वो हमारा मतलब था, आप बस हमारे पैरों को ना छुएं। आहना की ये बात सुन ऋत्विक अपनी आंखों में शिकायत लिए आहना की तरफ अपना चेहरा करता है और एक हल्की मुस्कुराहट पर एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, हम इतने भी दकियानूसी नहीं है आहना, जितना आप हमें बना देंगी, फील फ्री। ऋत्विक की इस बात पर आहना कुछ नहीं कहती और तुरंत अपनी प्लेट्स बनाते हुए ऋत्विक को साथ के साथ नीचे से कैसे सेट करना है बताती जाती है। ऋत्विक उसके कहे अनुसार एक एक करके प्लेटों को पकड़कर नीचे इकट्ठा कर देता है। तभी आहना उनको साड़ी के अंदर की तरफ करते हुए पिन लगाकर उन्हें टक कर लेती है। प्लेट्स सेट होते ही ऋत्विक खड़ा होता है। वो इस समय आहना के बेहद करीब था। इतनी नजदीकी से बेसाख्ता उसकी और आहना दोनों की धड़कनें बढ़ उठी थीं। अगले ही पल दोनों एक दूसरे से दूर हो गए और नजरें चुराकर अपना काम करने लगते हैं। आहना ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर अपने बाल कंघी करने लगती है, तो वहीं ऋत्विक अपनी अलमारी से फंक्शन में पहनने के लिए कपड़े लेता है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। चाहे दोनों कितनी भी कोशिश करें, न जाने क्यों, पर दोनों के बीच एक ऑकवर्डनेस की मौजूदगी थी। कुछ देर बाद ऋत्विक वॉशरूम से बाहर आया। वो लगभग तैयार था, बस बाल ही सेट करने थे। ब्लैक कलर का कोट पैंट विद रेड शर्ट, ये कॉम्बिनेशन उसके गोरे रंग पर बहुत फब रहा था। शायद इसलिए आज वो देखने में बहुत हैंडसम लग रहा था। वो जैसे ही बाहर आता है, उसकी नजर सीधा आईने पर पड़ती है, जहां मौजूद आहना के अक्स को देख उसके दिल की धड़कन उससे बगावत करने पर उतारू हो जाती है। आईने में आहना का अक्स बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसने रेड कलर की नेट की डिजाइनर साड़ी पहनी थी। आज हल्का सा मेकअप भी किया था, पर इस समय उसका ध्यान ऋत्विक पर नहीं गया। वो तो बस अपने बालों में बने जूड़े पर गुलाब के कुछ फूल लगाने की कोशिश कर रही थी, जिसे करने में उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसे खुद से इतनी मशक्कत करते देख ऋत्विक हौले से उसके करीब जाता है। ऋत्विक के कदमों की आहट से आहना आईने की तरफ देखती है, तो उसे ऋत्विक उसके करीब आते हुए दिखा, जो कि उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर रहा था। ऋत्विक बिना कुछ कहे उसकी तरफ झुकता है। उसकी सांसें अब आहना को अपने कंधों पर महसूस होने लगी थीं। कि हमारे इतने करीब क्यों आ रहे हैं, और ये दिल की धड़कनें, इनको भी तभी बढ़ना होता है जब ये पास आते हैं। आहना दिल ही दिल में बोली। वहीं ऋत्विक ड्रेसिंग टेबल से फ्लावर्स वाली पिंस उठा लेता है। 2 पिंस वो अपने लबों के बीच फंसा लेता है और कुछ अपने हाथों में लेकर आहना के जूड़े को अच्छे से देखते हुए उसमें लगाने लगता है। वो स्टाइल में 2-3 पिंस लगा देता है। वो ये काम बहुत ही ज्यादा शिद्दत से कर रहा था। उसे ऐसे कंसंट्रेशन के साथ पिन लगाते देख आहना की नजर आईने से ही ऋत्विक के चेहरे पर थमी हुई थी, जिसकी खबर ऋत्विक को भी थी। आहना उसके चेहरे पर नुमाया मासूमियत देख रही थी। तभी ऋत्विक, जिसने की आहना के जूड़े में पिन लगा ली थी, सीधा अपनी निगाहें आईने में से देख रही आहना की आंखों में देखता है। दोनों की नजरें मिल उठती हैं, पर इस बार नजरें मिलकर बगावत नहीं करती, बल्कि ऋत्विक अपनी आईब्रो उठाकर उसे आंखों से इशारा करता है। क्या? तो वहीं आहना अपनी पलकें झुकाकर सर नामे हिलाकर प्यार से मुस्कुराकर थैंक यू बोल देती है। हमारी जरूरतों का ख्याल आप हमारे बिना कहे रख लेते हैं। हमारे मन में क्या चलता है ये आप हमारी आंखों से ही समझ लेते हैं। सच में कुछ नहीं हमारे दरमियां, या कुछ है? क्योंकि आजकल हमारी नजरें, सांसें और दिल बगावत करने पर उतारू रहते हैं। नहीं नहीं जीजू, आहू, आज आप दोनों का रिसेप्शन है, आज एक डांस तो बनता है, पल्लवी रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, जिस बात पर आहना कुछ नहीं कहती। वहीं ऋत्विक की आंखों में इनकार था, जिसे देख पहले ही युवराज मुस्कुराकर कह देता है, भाई प्लीज जस्ट 1 डांस। युवराज के कहते ही सुधा भी बोली। अब ऋत्विक के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो तीनों स्टेज के पास घेरा बनाए खड़े थे और उससे रिक्वेस्ट करे जा रहे थे। उनकी बातों को सुन ऋत्विक एक नजर सामने की ओर देखता है। कुछ लोग अपनी कुर्सी पर बैठे थे, कुछ लोग खाने पीने के स्टॉल पर थे, कुछ आपस में बातें करने में मशगूल थे। उन्हें देख ऋत्विक हौले से अपना हाथ आहना के आगे कर कहता है, अगर आपकी इजाजत हो तो। ऋत्विक के इस जेस्चर पर आहना की आंखें चमक उठीं। एक अलग सी कशिश भरी मुस्कुराहट उसके होठों पर खिल जाती है। आहना युवराज, सुधा और पल्लवी तीनों की तरफ देखती है, तो वो तीनों आंखों से ही रिक्वेस्ट कर रहे थे। ये देख आहना ने पलकें झपका दी।
तीनों के लब मुस्कुरा उठे। वहीं आहना ऋत्विक की आंखों में देखते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। ऋत्विक के हाथों में जैसे ही आहना के नरम हाथों का स्पर्श पड़ा, एक अलग सा एहसास उसके मन में होता है। यही कुछ हाल आहना के जज्बातों का भी था। पर अभी हर एहसासों को परे रख वो दोनों उठकर डांस फ्लोर की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही आहना और ऋत्विक डांस फ्लोर पर पहुंचे, युवराज माइक लेकर एक जोश भरी आवाज के साथ बोला, लेडीज एंड जेंटलमैन, रिसेप्शन की पार्टी शार्टी खाना पीना तो होता ही रहेगा। ये बातें कुछ वक्त का इंतजार कर सकती हैं, पर आज जिनकी खुशी में सब कुछ रखा गया है उन्हें इंतजार कराना तो गलत होगा, बिल्कुल गलत। तो कुछ जस्टिस हो जाए एडवोकेट ऋतिक माहेश्वरी के साथ। व्हाट डू यू से? उसके ऐसे कहने पर थोड़ी बहुत चीयरिंग होने लगी थी। सबसे तेज तो पल्लवी, सुधा, काव्या, कंचन चिल्लाए थे। ये सुन युवराज आगे बोला, So let's welcome the newlywed couple to put the floor on fire. युवराज के ऐसा कहने पर सभी लोगों की निगाहें डांस फ्लोर की तरफ चली जाती हैं। विक्रम जी, रचना जी, नलिनी जी और वीर जी, जो कि सब एक साथ ही थे, तुरंत ही आकर आगे वाली कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आखिर उन्हें भी इंतजार था इस पल का। और कुछ ही पलों की देरी के बाद पूरे बैंक्वेट हॉल की लाइट डिम हो जाती है। स्टेज पर हल्के हल्के फॉग के साथ एक सॉफ्ट सॉन्ग बजने लगता है और स्टेज पर नजर आते हैं ऋत्विक और आहना। ना है ये पाना ना खोना ही है, तेरा ना हो जाने क्यों होना ही है। जहाँ ऋत्विक के हाथ आहना की कमर पर लिपटे हुए थे, तो वहीं आहना के हाथ ऋत्विक के कंधों पर थे। दोनों एक दूसरे की करीबी से एक अलग सा एहसास महसूस कर रहे थे। जैसे ही गाने के ये बोल आते हैं, आहना एक नजर ऋत्विक की आंखों में देखती है। ऋत्विक भी उसकी आंखों में देख रहा था, पर इस बार भी दोनों की नजरें मिलकर अलग नहीं होती, बल्कि एक दूसरे की आंखों की गहराई में खो जाती हैं। जो एहसास अभी तक दोनों को नया लग रहा था, पल भर में अपना सा महसूस होने लगा था। ऋत्विक आहना को गोल घुमाते हुए अपना एक हाथ पीछे कर उसके साथ साथ मूव कर रहा था। इसी के साथ ऋत्विक आहना को उसकी उंगली पकड़ गोल घुमाने लगा और फिर अगले ही पल झटके से आहना को खुद से दूर कर देता है। आहना भी उससे दूर होकर उसकी बाहों से लिपटकर गोल घूम उसकी दूसरी बाह पर गिर जाती है, जिसे ऋत्विक बहुत ही बखूबी से संभाल लेता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में फिर डूब जाते हैं। सुधा, युवराज, पल्लवी जी भरकर इस पल को जी रहे थे। साथ में डांस करते हुए ऋत्विक और आहना बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे थे। रचना जी और नलिनी जी तो दूर से इन दोनों की बलाएं भी ले चुकी थीं और मनी मन उनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा करने की कामना भी करने लगी थीं। इसी के साथ गाना स्टॉप होता है और लाइट एक बार फिर से तेज दमकने लगती है। ऋत्विक और आहना भी अब एक दूसरे से अलग हटकर खड़े हो गए, पर लोग शायद अभी भी उन दोनों की परफॉर्मेंस में ही खोए हुए थे। एकाएक जब हकीकत का एहसास सभी को हुआ, तो तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट पूरे हॉल में गूंज उठी। जहाँ ऋत्विक अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, वहीं आहना बस अपनी नजरें झुकाए खड़ी थी। सुधा चहकते हुए वहां आई और बेहद खुशी से बोली, वैसे थोड़ा सा डांस नहीं किया आप लोगों ने, बस एक पैरा, पर चलिए कोई बात नहीं, किया तो। पर सच कहूँ, आप दोनों इतने ज्यादा प्यारे लग रहे थे ना। कितने ज्यादा प्यारे लग रहे थे, पीछे से युवराज बोला। अचानक युवराज की आवाज सुन सुधा का मुंह बन गया और वो गुस्से में उसे घूरने लगी। ऋत्विक और आहना दोनों एक साथ बोल पड़े, सुधा, युवराज। उन दोनों की आवाज सुन सुधा और युवराज एक दूसरे को देखते हैं और खामोश हो जाते हैं। वहीं पल्लवी इन चारों की नोकझोंक पर हंसती और वहां से जाते हुए बोली, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो आप लोग तो। यहाँ से जाकर वो सीधा काव्या के पास बैठ गई, जो कि अपने फोन में न जाने क्या देखकर मुस्कुरा रही थी। रिसेप्शन का फंक्शन भी अच्छे से हो गया था। जो लोग शादी में नहीं आ पाए थे, वो लोग रिसेप्शन में शामिल हुए थे। रात के करीब 1 बज चुके थे। नींद सबकी आंखों में आ रही थी। सारे मेहमान लगभग जा चुके थे। अब वेन्यू पर बस माहेश्वरी परिवार और शेखावत परिवार ही बचा था। माहेश्वरी परिवार के सारे सदस्य शेखावत परिवार के सदस्यों से मिलकर तुरंत ही घर के लिए निकल गए। बस ऋत्विक और आहना ही रह गए थे। अगली बार कब मिलेगी आहू? सुधा आहना के गले लगते हुए बोली। तो आहना प्यार से सुधा के बालों में हाथ फेर बोली, जब तुम कहो। मैं तो कहूँगी मत जाओ, सुधा ने फट से कहा। तो आहना आंखों में ढेर सारा प्यार लिए बोली, चल जाऊंगी। और इसी के साथ आहना नलिनी जी, वीर जी और पल्लवी से मिली।
फिर ऋत्विक के साथ गाड़ी में बैठकर माहेश्वरी मेंशन की ओर निकल जाती है। आना ज्यादा देर यहाँ पर रुककर माहौल को सबके लिए इमोशनल नहीं करना चाहती थी। देर रात 1 बजे ऋत्विक का कमरा। अभी कुछ देर पहले ही ऋत्विक और आहना दोनों घर पहुंचे थे। अपने कमरे में आकर जहां ऋत्विक बिस्तर पर एक तरफ बैठा था तो वहीं आहना सोफे पर। दोनों में ही इस समय बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। जल्द से जल्द बस वो दोनों ही आराम करना चाहते थे, पर कपड़े बदलना भी जरूरी था। ऋत्विक हिम्मत करके अपनी जगह से उठा और अगले पल आहना को देखकर बोला, आप अपने कपड़े बदल लीजिए जब तक हम पानी लेकर आते हैं। इतना कह के ऋत्विक कमरे से चला गया। आहना भी उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद ऋत्विक पानी लेकर कमरे में आता है और आहना को सोफे पर बैठे देख हैरानी भरे स्वर में बोला, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना?